हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप लोग के यूनिवर्सिटी में, बिहार यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके सॉल्यूशंस पे हम लोग बात करेंगे। इसको हम लोग दो पार्ट में या तीन पार्ट में इस पूरे पीवाईक्यू सीरीज को सॉल्व करेंगे, मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करके तीन पार्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग एक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 या 6 तक एक जगह कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 तीन क्वेश्चंस अलग कर लेंगे। तीन पार्ट में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो ये पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपल्सरी हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कंपल्सरी हैं एंड रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस जो आपका ऑप्शनल है, जिसमें से आपको 4 सेलेक्ट करना है। 8 में से 4 सिलेक्शंस करना है। तो हम लोग तो एज़ अ फैकल्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पूरा का पूरा सॉल्व करें। तो हम पूरा का पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब आठों का आठों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपकी जो आप जो एग्ज़ामिनेशन में देंगे तो आपको 4 ही सॉल्व करना है। और फ्लूइड मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, याद रखिएगा, ये पूरे लाइफ में आपको यूज़ होना है, पूरे सिविल इंजीनियरिंग में जब तक आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जब तक आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पूरे लाइफ में आपको यूज़ करना है। जॉब लगने के पहले, जॉब लगने के बाद हमेशा यूज़ होने वाला सब्जेक्ट है। चलिए, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो पेपर कोड है आप लोगों का, सिविल इंजीनियरिंग का पेपर कोड है हमारा 101404। ये है सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है? फोर्थ सेमेस्टर सिविल, ठीक है? इसके पीवाईक्यू पे हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, इसके पहले यहाँ पर जो फॉर्मूलेटर एप्लीकेशंस है, इस पे सेमेस्टर के साथ-साथ कंपटीशन कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं। इसमें आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज़ भी देख सकते हैं, कंप्लीट कोर्सेज़ देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशंस सारे अवेलेबल हैं एंड कॉम्पिटिटिव कोर्सेज़ भी अवेलेबल। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इस एप्लीकेशंस पे कि जो कोर्सेज़ है ईएमआई पे भी अवेलेबल है। ईएमआई पे मीन्स अवेलेबल है, कोई बच्चे 1 महीने के लिए, जैसा कि आप लोग को भी पता है सेमेस्टर के लिए आप लोग लास्ट में 1 मंथ ही एक्टिव होते हो, बाकी सब 5 महीना सोए हुए हैं। 1 महीने लास्ट में पढ़ना है। तो वो उस पर्पस भी अवेलेबल है। अब ईएमआई पे भी कोर्सेज़ अवेलेबल है। आप चेक कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। जिनके पास आईओएस फ़ोन हो, जिनके पास एप्पल फ़ोन है, वो डायरेक्टली लिंक के थ्रू www.web.classplus .com डालिएगा। वहाँ पे ओआरजी कोड पूछेगा, एफआरएम डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, अपना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद हमारा 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर का जो कंप्लीट कोर्सेज़ है ऐप पे अवेलेबल है, लाइव क्लासेस है, प्री रिकॉर्डेड सेशंस, जैसे में कोई सेशंस पहले से रिकॉर्डेड हैं, वो आपका प्री रिकॉर्डेड सेशन, और बेटर ज़्यादातर बिहार में इसी चीज़ को डिमांड कर रहे हैं, प्री रिकॉर्डेड सेशंस। प्री रिकॉर्डेड सेशन मीन्स जो पहले से फैकल्टी लेक्चर्स रिकॉर्ड, बहुत बोरियत होता है फैकल्टी के लिए, तो फिर भी लेकिन हम डिमांड के हिसाब से किया जा रहा है। प्री रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं, प्लस लाइव क्लासेस हैं, लाइव डाउट सेशन है, पीवाईक्यू डिस्कशन है। जो पीवाईक्यू 1-2 साल में, 3 साल के पीवाईक्यू है, किसी में 1 साल के पीवाईक्यू है, किसी में 2 साल के पीवाईक्यू, सारे का पीवाईक्यू सॉल्यूशंस कराया जाएगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो कंप्लीट कोर्सेज़ जो है उसके साथ ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब जो हम लोग बात करेंगे, ये इसी तरह से 4th सेमेस्टर, इसी तरह से 6th सेमेस्टर, सारे कोर्सेज़ में अवेलेबल है। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपल्सरी है, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा कंपल्सरी, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, चूज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एनी 7। हालाँकि 10 क्वेश्चन्स होते हैं 1 में, इसमें 7 करना है, लेकिन एज़ फैकल्टी हम लोग तो पूरा सॉल्व करेंगे। हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर A1 का ए पार्ट हम लोग देखते हैं। क्या बोल रहा है? 2 फ्लूइड्स 1 एंड 2 है मास डेंसिटी रो 1 एंड रो 2। ये बेसिकली रो 1 है, ये रो 1 है, रो 1 एंड रो 2। 2 फ्लूइड्स है जिसका मास डेंसिटी रो 1 एंड रो 2 है, वेयर रो 1 इज ग्रेटर देन, वेयर रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2, वेयर रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2। व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन विल रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन देयर स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 एंड V2। जिसमें हमसे ये पूछ रहा है उसके स्पेसिफिक वॉल्यूम वॉल्यूम V1 एंड V2 के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिए, सबसे पहले डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारा क्या होता है? डेंसिटी होता है। और स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। मीन्स इसका जस्ट रेसिप्रोकल है। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ किसका हो गया?
रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या दिया हुआ है हमारा, कंडीशंस दिया हुआ है रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2। यहाँ पे कंडीशंस दिया हुआ है रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2। इसको उल्टा करते हैं, 1 बट्टा रो 1, 1 बाई रो 1 इज लेस देन 1 बाई रो 2 हो जाएगा। बताइए 1 बाई रो 1, क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे, अभी रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2, इनइक्वालिटीज पढ़े होंगे, तो 1 बाई रो 1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, 1 बाई रो 1 इज लेस देन 1 बाई रो 2, राइट। तो 1 बाई रो 1 इज लेस देन 1 बाई रो 2, सो आप बोल सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 इज लेस देन स्पेसिफिक वॉल्यूम V2, स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 इज लेस देन स्पेसिफिक वॉल्यूम V2, राइट। ये हमारा फाइनल तो आंसर होंगे। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी कि फर्स्ट का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से थोड़ा सा सोच करके समझ करके एनालिसिस करके ही क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज द डायमेंशन ऑफ मास डेंसिटी। मास डेंसिटी कहने का मतलब क्या होता है, मास डेंसिटी, यहाँ पे एक वर्ड डायमेंशंस, मास डेंसिटी का डायमेंशंस क्या होता है, तो मास डेंसिटी, मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे बोल सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, राइट। केजी पर मीटर क्यूब, इसको बोल सकते हैं, केजी को क्या बोल सकते हैं, एम, और मीटर क्यूब का एल। तो ये इसको बोल सकते हैं एम एल के पावर माइनस 3, एम एल के पावर माइनस 3। सो एम एल माइनस 3, एम एल माइनस 3, विच वन इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन क्वेश्चन 1 का बी का फर्स्ट पार्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी का फर्स्ट पार्ट ये हमारा फाइनल आंसर होंगे, ठीक है। एम एल पावर माइनस 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सी, स्पेसिफिक। यहाँ पे एक चीज, एक दो पॉइंट और बताना चाहेंगे यहाँ पे देखिए द मास डेंसिटी ये हो गया। यदि आपसे पूछता है लीनियर मास डेंसिटी रहता, यदि लीनियर मास डेंसिटी रहता था, मास पर यूनिट लेंथ के बारे में पूछ रहा है, यदि यहाँ पे रहता लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी यदि पूछता है, डेंसिटी यदि पूछता है, तो ये क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, याद रखेंगे ये पॉइंट, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप मास डेंसिटी कहने का मतलब, मास डेंसिटी हम लोग क्या जानते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम बेसिकली। यदि लीनियर मास डेंसिटी मतलब एक बार सिंगल लाइन में पूछना चाह रहा है, मास पर यूनिट लेंथ। यदि एरिया मास डेंसिटी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया बोल सकते हो, कुछ इस तरीके से समझ रहे हो ना, उसके आगे लगा दिए। मास डेंसिटी बेसिकली क्या है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पूछना चाह रहा है। इसी तरह से लीनियर मास डेंसिटी और एरिया मास डेंसिटी कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि ये मोस्ट पेपरल मास डेंसिटी है, तो मास डेंसिटी ही क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, लेकिन इंटरव्यूअर आपसे मजाक करने के लिए एज अ फन आपसे कुछ पूछ सकते हैं, लीनियर मास डेंसिटी का क्या होगा, यूनिट क्या होगा लीनियर मास डेंसिटी, आप इजिली बता पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। Specific gravity which is what kind of property, extensive, intensive, none of the above, and depends of the external condition। देखिए यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज की, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी होता है जो किसी बॉडी के मास, शेप, साइज पे डिपेंड करता है। जैसे में आप लोग लेते हैं 1 केजी आटा, 2 केजी राइस, मतलब कंसिडर करते हैं, वहां पे क्या मास मास पे डिपेंड कर रहा है, उसके क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, उसके शेप साइज पे डिपेंड कर रहा है, तो वो हमारा एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन जो मास शेप साइज से इंडिपेंडेंट हो, उस तरह के प्रॉपर्टी बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक जितने में स्पेसिफिक वर्ड यूज हो गया, स्पेसिफिक स्पेसिफिक वॉल्यूम बोल सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकते हो, स्पेसिफिक हीट बोल सकते हो, स्पेसिफिक एंथैल्पी बोल सकते हो। ये क्योंकि जो हीट था उसको मास से डिवाइड कर, स्पेसिफिक एंथैल्पी कहने का मतलब क्या होता है, हीट पर यूनिट मास, एंथैल्पी पर यूनिट मास। स्पेसिफिक एनर्जी कहने का मतलब एनर्जी पर यूनिट मास, यानी मास से वो फ्री हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज व्हिच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन सा प्रॉपर्टी हो जाएगा, मास पे हमारा डिपेंड नहीं करेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी मास पे हमारा इंडिपेंडेंट होगा। तो आप बोल सकते हैं ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगे, ठीक है। दोज प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स ऑन मास एंड दोज प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन doesn't depends on mass, that is intensity intensive, and those property which depends on mass, that is extensive property, right। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर डी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन ऑफ काइनेटिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी। दो तरह का विस्कोसिटी आप लोग पढ़े हैं, एक डायनेमिक विस्कोसिटी, दूसरा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, राइट। तो डायनेमिक विस्कोसिटी हम लोग कहाँ पे पढ़े थे, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, वो हमारा जो टर्म्स आया था यहाँ पे, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई
dy. This one is dynamic viscosity. This one is dynamic viscosity. Dynamic विस्कोसिटी, ये हमारा क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी है। अब डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेटिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यहाँ पे एक नया टर्म्स यूज़ किया, क्या? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से डिनोट करते हैं, व्हिच डिनोटेड एज़ म्यू अपॉन रो। दिस वन इज़ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये क्या हो गया आपका? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी। Kinematic viscosity is defined as dynamic viscosity to the density. Dynamic viscosity to the density. अब यहाँ से इसका यूनिट पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले आपको किसके बारे में पता होना चाहिए? डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट पता होना चाहिए, उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी का बोल सकते हैं। तो डायनामिक विस्कोसिटी का निकालने के लिए हम लोग बोल सकते हैं म्यू इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू बाई डी वाई। और टाउ क्या है? बेसिकली स्ट्रेस, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया है। टाउ क्या है? स्ट्रेस है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसको एफ बाई ए इंटू डी यू बाई डी वाई, राइट? तो एफ बाई ए, इसको यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो एफ का यूनिट कितना होता है? एफ का आप एम एल टी के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होता है? फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, एम एल टी माइनस टू, राइट? तो फोर्स का कितना हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर। और डी यू बाई डी वाई, डी यू कहने का मतलब, डी यू मतलब वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब एल टी माइनस वन। मास पर सेकंड होता है ना, के जी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड मतलब एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। और नीचे में क्या हो जाएगा? डी वाई एल। अब यहाँ से जो कैंसिल आउट होंगे, एल से एल कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ से ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? एम एल के पावर माइनस वन, एम एल के पावर माइनस वन, और यहाँ से टी के पावर माइनस वन। ये हमारा आया किसका? म्यू का यूनिट, एम एल माइनस वन टी के पावर माइनस वन। हमें किसका चाहिए? म्यू का नहीं चाहिए, हमें न्यू का चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे एम एल माइनस वन टी माइनस वन अपॉन डेंसिटी का कितना होता है? केजी पर मीटर क्यूब, मतलब एम अपॉन एल क्यू। तो यहाँ से एम अपॉन एल क्यू, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? एम से एम कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट, और बच के कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर टी के पावर माइनस वन। एल स्क्वायर टी के पावर माइनस वन, एल स्क्वायर टी के पावर माइनस वन इज द राइट आंसर। यानी ऑप्शन वन का डी का कौन सा आंसर होगा? डी का ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। डी का ऑप्शन थर्ड हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं ई। द राइज ऑफ लेवल इन लिक्विड इन अ ट्यूब इज एच। राइज ऑफ लेवल इन लिक्विड इन ट्यूब इज एच। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द राइज ऑफ लेवल ऑफ लिक्विड इन ट्यूब इज एच, व्हाट विल बी द राइज इन लेवल इफ द सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड इज poured इनटू हाफ ऑफ इट्स डायमीटर। मतलब कोई भी एक ट्यूब है जिसमें राइज लेवल का, जो ट्यूब का राइज कर रहा है लेवल ऑफ लिक्विड, वो एच कर रहा है, ठीक है। अब लेकिन बोल रहा है कि कोई दूसरा डायमीटर जो इसका डायमीटर हाफ है, मतलब डी बाई टू है, उसमें कितना राइज होगा, इसके बारे में पूछना चाह रहा है। तो बेसिकली राइज और फॉल का जो कॉन्सेप्ट हम लोग कैपिलरी एक्शंस में पढ़े हैं, कैपिलरी एक्शंस में पढ़े हैं, वहां से एक फॉर्मूला आता है, एच इक्वल टू वे क्या? 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी। 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी, राइट? ये हमारा एक कॉन्सेप्ट फॉर्मूला आता है, राइट? अब ये जो फॉर्मूला आया 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी, डिपेंड करेगा ये कब एच पॉजिटिव होंगे या फिर एच निगेटिव होंगे। एच पॉजिटिव कब होंगे और एच निगेटिव होंगे? एच पॉजिटिव कब होंगे? जब थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री होगा, और एच निगेटिव होंगे जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होंगे। तो ये कंडीशंस अप्लाई करके हम लोग एच की वैल्यू एच इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी करके कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एक ट्यूब है जिसमें एच राइज, एक मान लेते हैं एक बीकर हम लोग कंसिडर किए हुए हैं, इसमें एक हमारा कैपिलरी ट्यूब है जिसमें एच हाइट तक फ्लूइड इसमें राइज हुआ है, एच हाइट तक फ्लूइड इसमें राइज हुआ है, एच हाइट तक मान लेते हैं फ्लूइड राइज हुआ है। अब इसका डायमीटर क्या था? डी था। अब सेम कंडीशंस में अब हम लोग एच बाई टू डायमीटर जब इंसर्ट करते हैं
तो h/2 डायमीटर जब इंसर्ट कीजिएगा सेम कंडीशंस में, यदि डायमीटर हम लोग h/2 कंसीडर करते हैं, तब क्या फ़र्क पड़ेगा? ये आपसे पूछना चाह रहा है। तब क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए जैसे ही अभी h है, फ़ॉर्मूला हम अगेन लिखते हैं h इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय rho g d, ठीक है? इसको मान लेते हैं h डैश मान लेते हैं, इसको h डैश मान लेते हैं, सारा पैरामीटर सेम मान लेते हैं, इसको d डैश मान लेते हैं। अब d डैश को रिप्लेस किससे कर रहे हैं? d डैश को रिप्लेस कर रहे हैं d/2 से, d/2 से कर रहे हैं, तो h डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय rho g d, और ये कितना है? ये व्हिच इज इक्वल टू किसका है? ये पूरा का पूरा h है, ये पूरा का पूरा h है, यानी कि h डैश इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं, h डैश इक्वल टू कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ h। कौन सा आंसर इसमें सही है? 2 टाइम्स ऑफ h, बताइए कौन सा आंसर सही होंगे? डेफिनिटली डी, यानी कि 4th नंबर, यानी फर्स्ट का ई का कौन सा आंसर हुआ? 4th नंबर इज द फाइनल आंसर। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन, किसी तरह का कोई डाउट है? बिल्कुल बताएंगे। बताइए यहाँ तक प्रॉब्लम सब ओके है ना? चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस हैज रैम ऑफ 30 सेंटीमीटर। एक हाइड्रोलिक प्रेस है जिसका रैम कितना? 30 सेंटीमीटर डायमीटर, एंड प्लंजर कितना है? 2 सेंटीमीटर, प्लंजर ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर इज यूज फॉर लिफ्टिंग अ वेट ऑफ 35 किलो न्यूटन। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड बाय द प्लंजर। बेसिकली रैम और प्लंजर क्या होता है कि रैम पे हम लोग फोर्स मतलब लोड डालते हैं, और प्लंजर पे हम लोग फोर्स कर करके एक हेवी व्हीकल्स को, हेवी जो इक्विपमेंट है उसको लिफ्ट अप कर सकते हैं, उसको इजीली उठा सकते हैं। रैम और प्लंजर का बेसिकली यही है। वो किस पे वेस्ट होता है? पास्कल्स लॉ पे वेस्ट होता है, जो कि आपको बोल सकते हो आ, ये हमारा मान लेते हैं कि कोई कंटेनर है, इसमें इस साइड में एक नॉर्मल, इधर हम मान लेते हैं एरिया इधर का ज्यादा है, और इस साइड का हम लोग एरिया बहुत ही कम लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जो हम लोग इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर जो हम लोग लगाएंगे, इसको बोलेंगे बेसिकली, इसको यहाँ पर यदि कंसिडर करते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग रैम। ये जो हम लोग कंसिडर करेंगे रैम, और इधर हम लोग कंसिडर करेंगे क्या? प्लंजर, राइट? यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे रैम, और यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे प्लंजर, ठीक है? ये आपका फ्लूइड हो गया। ये फ्लूइड आपका सेम होना चाहिए, तभी आपका हॉरिजॉन्टल लेवल में क्या होता है? प्रेशर सेम होता है। फॉर इन अ सेम फ्लूइड हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम हो, यदि फ्लूइड डिफरेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम नहीं होगा, जैसा कि हाइड्रोस्टैटिक उस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी हाइड्रोस्टैटिक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर सेम होंगे, तो क्या बोला? इट इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग अ वेट ऑफ 35 किलो न्यूटन। यहाँ से किसको उठाने के लिए? 35 किलो न्यूटन को, वेट को 35 कितना? 35 किलो न्यूटन वेट को उठाना है। तो 35 किलो न्यूटन वेट को उठाना है, तो यहाँ से कितना फोर्स अप्लाई करना होगा, ये पूछना चाह रहा है आपसे। यहाँ से हम लोग कितना फोर्स अप्लाई करें, इस पे हम लोग कितना फोर्स की वैल्यू अप्लाई करें सच दैट ये इजिली उठ जाए। तो सेम फ्लूइड है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या होगा? फ्लूइड प्रेशर दोनों का सेम होगा। तो प्रेशर एट बोथ, प्रेशर एट रैम, प्रेशर प्रेशर एट रैम एंड प्लंजर दोनों सेम होगा, एंड प्लंजर हैव सेम ड्यू टू द पास्कल्स लॉ, सेम ड्यू टू द पास्कल्स लॉ, ठीक है? तो प्रेशर ऑफ रैम का प्रेशर, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको बोले हम लोग रैम, और यहाँ पे हम लोग इसको बोले हैं प्लंजर, इसको बोले हम लोग प्लंजर, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे प्रेशर निकालते हैं, तो 35 किलो न्यूटन रैम के लिए पी ऑफ रैम लिख सकते हो, पी ऑफ रैम अपॉन पी ऑफ प्लंजर। तो पी ऑफ रैम, प्रेशर रैम पे कितना होगा? लोड अपॉन एरिया, लोड कितना? 35 किलो न्यूटन, 35 किलो न्यूटन इंटू 10 के पावर 3 अपॉन पाई बाई 4, लोड अपॉन एरिया पाई बाई 4 इंटू डी। ये डायमीटर कितना है हमारा? विच इज इक्वल टू, ये हमारा है 30 सेंटीमीटर। दिस वन इज 30 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है? हम दोनों साइड सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, क्योंकि दोनों साइड सेंटीमीटर में रहेगा तो कोई फर्क
नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो इसको लिखते हैं पाई बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर इक्वल टू इधर का फोर्स मान लेते हैं हम लोग क्या, एफ अपॉन पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से जो एफ की वैल्यू होगी वही फोर्स हमें लगाना होगा किस पे, प्लंजर पे, राइट? यहाँ से जो एफ की वैल्यू जो होगी वो फोर्स हमें लगाना होगा किस पे, प्लंजर पे हमें लगाना होगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर बताइए, ये आपका काम है। जल्दी से सॉल्व करके बताइए। फर्स्ट पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल आउट हुए और यहाँ से बोल सकते हैं एफ इक्वल टू जो आएगा हमारा 35 2 बाई 30 का स्क्वायर, 2 बाई 30 का स्क्वायर इंटू 35 इंटू 10 के पावर 3, 35 इंटू 10 के पावर 3। तो ये हो गया 1/15, ये हो गया 1/15, यानी कि इसको बोल सकते हैं 35 इंटू 1000 अपॉन 15 इंटू 15, 35 बाई बोल सकते हैं इसको 1/15 हो जाएगा, 2/30 मतलब 1/15, 1/15 गुना 1/15, 15 का स्क्वायर नीचे 35 ये हो गया 7 पच्चे 35, ऊपर में हो गया 7 और नीचे 3 और ऊपर में हो गया आपका 200 अपॉन 3, राइट? ऊपर में हो गया 1400 अपॉन 9, 1400 अपॉन 9 हो रहा है टोटल। टोटल कितना हो रहा है 1400 अपॉन 9, मतलब कितना हो जाएगा 1400 अपॉन 9, मतलब 140 150 से लमसम में होगा 150 से प्लस, क्योंकि यदि काटते यदि 9 को 10 मानेंगे तो 140 आएगा। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन है, तो अप्रोक्सीमेट ये 10 150 से प्लस आएगा। आप ऐसा करते हैं 15 15 इंटू 9 कितना करते हैं, 15 इंटू 9 135 होता है, यानी कि एक 15 से ज्यादा होगा, 15 35 से होता है ना, 15 इंटू 9 135, तो उससे एक्सीड करेगा, यानी 135 50 बचेगा, 50 में 15 या 45, यानी कि 155 पॉइंट समथिंग होगा। 155 पॉइंट कौन सा ऑप्शन है, मात्र एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 155 पॉइंट। देखिए यदि ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो डायरेक्टली कोई कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली माइंड में कैलकुलेशंस कीजिए, अप्रोक्सीमेशंस कीजिए, सॉल्यूशंस पे आइए सीधे, ठीक है? यहाँ पे डायरेक्टली 1400/3 9 को डिविजन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं। डेफिनेटली आप जानते हैं कि 15 नंबर से 15 इंटू 9 कितना 135 होता है, यानी 115 से ज्यादा होगा। 15 यानी कि 15 एक बार और जीरो बैठेगा, 150 से ज्यादा होगा। कौन सा ऑप्शन है 155.5, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर जी, कैन द फ्लो इनसाइड अ नोजल कैन बी स्टडी एंड यूनिफॉर्म। जो किसी भी फ्लो मतलब बोल रहा है कि नोजल के अंदर फ्लो हमारा स्टडी और इन्फॉर्म हो सकता है, नहीं हो सकता, इसके बारे में पूछ रहा है। तो कैन द फ्लो इनसाइड द नोजल बी स्टडी। एक नोजल है हमारा, एक नोजल है हमारा, ठीक है? इसके अंदर ये पूछ रहा है कि फ्लो इज टू बी स्टडी और इन्फॉर्म हो सकता है, नहीं हो सकता। एक बात बताइए, सबसे पहले स्टडी कहने का मतलब आप क्या समझते हैं? स्टडी कहने का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि टाइम के साथ जो हमारा जो रेट है या टाइम के साथ जो कंडीशंस है वो हमारा चेंज ना हो, दैट इज स्टडी। और यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या होता है, स्पेस के साथ जो चेंजेज ना हो, स्पेस के साथ कोई चेंजेज नहीं हो, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म। तो टाइम के साथ कुछ चेंजेज नहीं हो उसको बोलते हैं स्टेडी, और स्पेस के साथ कोई चेंजेज नहीं हो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। लेकिन यहाँ पे नोजल की कंडीशंस में क्या होते हैं, नोजल क्या होगा, कन्वर्जिंग पैसेज होंगे, नोजल कन्वर्जिंग पैसेज होंगे। तो कन्वर्जिंग पैसेज होने का मतलब यदि मान लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर दो पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं, T1 टाइम पे लेते हैं, यहाँ पे T1 टाइम पे कंसीडर करते हैं और दूसरा T2 टाइम पे कंसीडर करते हैं। यदि T1 टाइम पे फ्लूइड का प्रॉपर्टीज कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे रो है और डिस्चार्ज Q है, और यहाँ पे रो है और डिस्चार्ज Q है, ठीक है? रो 1 है यहाँ पे, ठीक है? रो और Q है। अब T2 टाइम पे भी क्या होना चाहिए इसका प्रॉपर्टीज, रो और Q होना चाहिए, रो और Q होना चाहिए। यहाँ पे रो Q मान लिया, यहाँ पे रो 1 रो Q मान सकते हैं, ये मान सकते हैं। तो T2 टाइम पे भी सेम होना चाहिए। ये दोनों जब सेम होंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म बोलेंगे, ठीक है? यूनिफॉर्म बोलेंगे मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पे जो प्रॉपर्टी होंगे फ्लूइड का, यदि दोनों सेम हो रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे इस पर्टिकुलर सॉरी T1 टाइम पे इतना हो, सॉरी T2 टाइम पे भी रो होगा ना, सॉरी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लिखे हैं, एक सेकेंड,
बोल सकते हैं प्रॉपर्टी जो होंगे रो इनटू क्यू, प्रॉपर्टी जो हो रहे हैं रो और डेंसिटी डिस्चार्ज, ठीक है, डेंसिटी डिस्चार्ज। और दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना है रो एंड डिस्चार्ज, और दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे भी क्या होना चाहिए, दूसरे पर्टिकुलर टाइम पे रो एंड क्यू होना चाहिए, ठीक है। दूसरे टाइम पे मतलब पूछना चाह रहे हैं, यदि इस पर्टिकुलर टाइम पे इसका फ्लूइड का यदि सुबह 10 बजे इतना है, तो 10:30 बजे भी फ्लूइड का प्रॉपर्टी यही हो, चेंज ना हो, दैट इज स्टेडी फ्लो। लेकिन यूनिफॉर्म के लिए जब बात करता है तो स्पेस के साथ चेंजेज ना हो। यूनिफॉर्म मतलब अभी स्पेस, अभी मान लेते हैं ये S1 स्पेस है, S1 स्पेस पे फ्लूइड का प्रॉपर्टी रो और क्यू है, और S2 स्पेस पे यहाँ पे S2 पे मान लेते हैं फ्लूइड का प्रॉपर्टी रो और क्यू है। ऐसा पॉसिबल होगा? नहीं होगा। इस पर्टिकुलर केस के लिए तो पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे रो और क्यू है और यहाँ पे रो और क्यू पॉसिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ से कंप्रेशन हो रहा है डेफिनेटली कंप्रेशन तो डेंसिटी में चेंजिंग होगा, डेंसिटी में चेंजिंग होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो स्पेस के साथ यहाँ पे चेंजिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो स्पेस के साथ चेंजेज पॉसिबल है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं होंगे। यूनिफॉर्म यहाँ से बोल सकते हैं यूनिफॉर्म नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पेस अभी क्या है? रो इंटू क्यू है, रो कॉमा क्यू है, लेकिन कुछ देर के बाद कुछ दूर पे बाद रो कुछ और हो जाए, डेंसिटी डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है ना, नोजल के थ्रू कंप्रेशन हो रहा है, तो डेफिनेट डेंसिटी में फर्क पड़ेगा। जब डेंसिटी में फर्क पड़ेगा तो नहीं सकते हैं कि फ्लूइड का प्रॉपर्टी सेम होगा। जब फ्लूइड का प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म हो गया, लेकिन और स्टेडी हो सकता है, स्टेडी हो सकता है। तो यहाँ पे इसका क्या बोल सकते हैं, कैन द फ्लो इन स्टेडी अनयूनिफॉर्म, तो स्टेडी तो हो जाएगा इजिली, ठीक है। यूनिफॉर्म नहीं हो पाएगा, तो इट कैन बी स्टेडी, इट कैन बी स्टेडी एंड नेवर बी यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। जैसे भी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पैसेज है, आप खुद सोचिए ना, डेंसिटी तो हमारा कांस्टेंट रहेगा नहीं फ्लूइड का। जब डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा नहीं तो फ्लूइड का प्रॉपर्टीज कहाँ कांस्टेंट रहा? फ्लूइड का प्रॉपर्टीज वेरी किया। जब फ्लूइड का प्रॉपर्टी वेरी किया तो वो हम लोग यूनिफॉर्म उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर एच की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द पाथ लाइन ऑफ टू पार्टिकल्स कैन इंटरसेक्ट इन वन डायमेंशनल फ्लो? जब वन डायमेंशनल फ्लो में आपका जो कितना जगह कट करता है, डेफिनेटली सिंगल ओनली वन पॉइंट पे। when two particles move in same directions the path line will never intersect। कभी भी जब दो पार्टिकल्स मूव करते हैं तो पाथ लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, in case of one particles move in together will intersect at only one point। तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, इसका आंसर कौन सा होगा? एच का एच का 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं एच के बाद। आई देखिए, डार्सी विस्वाच इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, मास वॉल्यूम प्रेशर, हेड लॉस एंड प्रेशर लॉस ओनली। देखिए डार्सी साहब जो थे, डार्सी एंड विस्वेच, ये बेसिकली दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है। डार्सी इसको बोलते हैं, दूसरा एक है, एक का नाम हुआ डार्सी, एक का नाम हुआ एक का नाम जो हुआ जूलियस जूलियस विस्वेच, और दूसरा का नाम हुआ हेनरी डार्सी। ठीक है, यहाँ पे दो साइंटिस्ट हैं, हेनरी डार्सी एंड जूलियस विस्वेच। हेनरी डार्सी एंड अनदर वन जूलियस जूलियस विस्वेच, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट हुए, हेनरी डार्सी और जूलियस बैचवे, दोनों मिल करके एक इक्वेशंस दिए जो कि हमारा बताता है, जो इक्वेशंस मिला ना, ये H इक्वल टू एच एफ इक्वल टू जो हम लोग कैलकुलेट किए एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 DG, ये जो रिलेशंस मिला है ये दोनों मिलकर साइंटिस्ट साहब ने दिए हैं। इसी के नाम पे, इन्हीं के नाम पे डार्सी और विश्व दोनों का लास्ट का नाम उठा लिया, तो डार्सी विश्व इक्वेशंस हुआ। या फिर इसको और बोलते हैं, और 4F एल वी स्क्वायर बाई 2 DG करके हम लोग निकालते हैं। यहाँ से हेड लॉस बेसिकली निकालते हैं। किसी भी पाइपलाइन में जो फ्लो हो रहा है वाटर का या फिर किसी भी लिक्विड का, उसमें कितना हेड लॉस हो रहा है, कितना हेड लॉस होता है, उसका जो कंडीशन है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसको कितना हेड लॉस उसमें होता है, तो उसको वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। किस रिलेशन से? डार्सी विस्वेच इक्वेशन से, विद द रिलेशन ऑफ एफ एल वी एल स्क्वायर बाई 2 DG।
4F डैश L V स्क्वायर 2DG, ये हम लोग का रिलेशन है, इसको अप्लाई करके इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, ये हमारा रिलेशन से फाइंड आउट होगा। अब देखिए यहाँ पे हेड लॉस तो बता दिया, हेड लॉस तो होगा, एक चीज तो पता चल गया, हेड लॉस हो गया। ठीक है, हेड लॉस हो गया। अब हेड लॉस कोई ऑप्शन है, प्रेशर लॉस, टेम्परेचर, मास, हेड लॉस एंड प्रेशर, प्रेशर लॉसेस ओनली। अब देखो प्रेशर लॉसेस ओनली, तो प्रेशर लॉसेस हम लोग याद है डेल्टा पी, किसी भी पाइपलाइन में प्रेशर लॉसेस कितना, डेल्टा पी इक्वल टू 32 म्यू वी एल अपन रो जी डी करके कुछ पैसा पढ़े थे, याद है? कुछ डेल्टा पी का रिलेशंस किसी भी पाइपलाइन में जो हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पे पाइपलाइन में डेल्टा पी इक्वल टू 32 म्यू वी एल बाई रो जी डी स्क्वायर, कुछ ऐसा रिलेशंस याद है? यहाँ पे डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं एफ एल वी स्क्वायर बाई टू डी जी इंटू रो जी इंटू रो जी, ऐसा करके हम लोग निकाल देते हैं। बेसिकली ये क्या है, डेल्टा एच हेड लॉस है, तो रो जी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एफ एल बी एस को बाई टू डी जी कर करके हम लोग निकाल सकते हैं। इसी को निकालते हैं कि आप 32 म्यू वी एल कैसे निकालते हैं, एफ को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एफ फ्रिक्शन फैक्टर को रेनॉल्ड्स 64 अपॉन आर ई निकालते हैं, एफ इक्वल टू हम लोग यूज कर लेते हैं 64 अपॉन आर ई, फोर किसके लिए, फोर रेनॉल्ड्स, फोर लेमिनार के फ्लो के लिए, फोर लेमिनार फ्लो हम लोग यूज करते हैं। कुछ याद हो, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो वहां से यूज करके डायरेक्टली पुट करके या फिर 32 म्यू बी एल अपन रो जी डी स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा पी भी निकलेगा और हेड लॉस भी निकलेगा, तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, हेड लॉस एंड प्रेशर लॉसेस, हेड लॉस एंड प्रेशर लॉसेस, डार्सिस एंड विस्वाई क्वेश्चंस जो मिला, इससे हम लोग हेड लॉस और प्रेशर लॉसेस दोनों की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, द मेन प्रॉपर्टी अफेक्ट्स द बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर पे कौन सा प्रॉपर्टी अफेक्ट करता है, टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, बताइए। सरफेस टेंशन नहीं, क्यों, टेम्परेचर नहीं, प्रेशर नहीं, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी वही ना, म्यू जो ऐसा प्रॉपर्टी है, जो विस्कोसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है, वही हमारा बाउंड्री लेयर को इफेक्ट करता है। तो बाउंड्री लेयर का जो फॉर्मेशन होता है, इफेक्ट होता है, वो किसके कारण होता है, फॉर्मेशन होता है, वो किसके कारण होता है, विस्कोसिटी के कारण होते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखिएगा क्या है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड अंडर एक्शन ऑफ वेरियस फोर्सेस। तो स्टेट द सॉलिड एंड फ्लूइड अंडर द एक्शन ऑफ वेरियस फोर्सेस। फ्लूइड कहने का मतलब यहाँ पे दोनों चीज हो रहा है, फ्लूइड कहने का मतलब लिक्विड एज वेल एज गैसेस दोनों कंसिडर होंगे। तो स्टेट द वेरियस फोर्सेस मींस आप बात कर सकते हैं टेंशन फोर्स, कंप्रेशन फोर्स, शियर फोर्स को माइंड में रखते हुए सॉलिड एज वेल एज फ्लूइड दोनों का एनालिसिस हमें करना है। जस्ट लाइक इसको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, नॉर्मली यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे कि जो हमारा टर्म्स होगा, यदि हम लोग कंसिडर करते हैं सॉलिड, एक सॉलिड कंसिडर करते हैं, दूसरे साइड हम लोग फ्लूइड कंसिडर करते हैं। फ्लूइड मीन्स दोनों चीज आएगा, फ्लूइड मीन्स लिक्विड एज वेल एज गैस दोनों हम लोग कंसिडर करेंगे, लिक्विड लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस दोनों कंसिडर होंगे। तो फ्लूइड जैसे में सॉलिड में हम लोग बात करते हैं, एक फोर्स हम लोग कंसिडर करते हैं टेंशन फोर्स। इनिशियली में हम लोग पहला जो फोर्स हम लोग कंसिडर करते हैं, पहला किस तरह का फोर्स हम लोग कंसिडर करते हैं, टेंशन फोर्स हम लोग कंसिडर करते हैं। तो टेंशन फोर्स जब हम कंसिडर करेंगे, टेंशन फोर्स के लिए हम लोग जब कंसिडर करेंगे टेंशन फोर्स, तो टेंशन फोर्स जब हम कंसिडर करेंगे, तो टेंशन फोर्स आप देखिएगा सॉलिड के कंडीशंस में, सॉलिड के कंडीशंस में क्या होगा, यदि हम कोई एक सॉलिड बॉडी लेते हैं, ये हमारा कोई एक सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, तो इस पे जो फोर्स लगाएंगे, यदि टेंशन फोर्स लगाते हैं इस पे, दोनों साइड हम लोग टी, यदि हम फोर्स एग्जर्ट करते हैं, तो टेंशन क्या करेगा, बॉडी रेसिस्ट करेगा, बॉडी रेसिस्ट करेगा, बॉडी बाहर की तरफ जो फोर्स खींच रहे हैं मतलब उसको रेसिस्ट करेगा। तो इसको क्या करेगा, सॉलिड को रेसिस्ट करेगा, टेंशन को रेसिस्ट करेगा ये बॉडी को, यानी कि बॉडी में आप फील करेंगे कि ये टेंशन फोर्स को रेसिस्ट करेगा। बट इन केस ऑफ फ्लूइड, इन केस ऑफ फ्लूइड यदि हम दो पार्टिकल्स पे बात करते हैं, दो फ्लूइड का पार्टिकल्स है, यहाँ पे जब हम फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे जब फोर्स लगाएंगे, यदि टेंशन टी लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड के पार्टिकल्स के बीच में कौन सा, दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है, कोहेशन फोर्स होता है। तो कोहेशन फोर्स बहुत ही कम होते हैं, कोहेशन फोर्स क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि ये टेंशन फोर्स को बियर नहीं कर पाएगा, टेंशन फोर्स को
बियर नहीं कर पाएगा। सो टेंशन को रेसिस्ट यहाँ पे नहीं कर सकता है, ये कांट रेसिस्ट होगा ये, लेकिन यस कंडीशंस में टेंशन को रेसिस्ट कर सकता है। मतलब बाय द टेंशन फोर्स जैसे ही लगाएंगे हम लोग, तो सॉलिड कैन रेसिस्ट टेंसाइल फोर्स, बट इन केस ऑफ फ्लूइड आपका कैन नॉट बी रेसिस्ट अ टेंसाइल फोर्स। आप एक पॉइंट लिखेंगे, आप लिख सकते हैं पॉइंट 1, by applying the tension force, by applying tension force, by applying tension force, solid can resist, solid can resist, solid can resist, and fluid cannot resist, fluid cannot resist, fluid cannot resist, can't resist। ठीक है, एक पॉइंट हमारा हो गया ये टेंशन से रिलेटेड कंप्लीट। ठीक है, अब हम इसी तरह से बात करेंगे कंप्रेशन पे, और दूसरी तरह से दूसरे क्या होगा, शियर पे। तो सेकंड क्या है हमारा, कंप्रेशन। कंप्रेशन के लिए हम लोग जब देखेंगे तो कंप्रेशन के कंडीशंस में क्या होगा, कंप्रेशन के कंडीशंस में, कंप्रेशन के कंडीशन में देखिएगा, इस सॉलिड के इधर हम लोग सॉलिड कंसीडर किए थे, इधर हम लोग सॉलिड कंसीडर किए थे, दूसरे साइड हम लोग क्या कंसीडर किए थे, फ्लूइड कंसीडर किए थे। तो सॉलिड के कंडीशंस में क्या होंगे, सॉलिड के कंडीशंस में जैसे ही हम कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं, ये बॉडी हमारा ये ब्लॉक है, ब्लॉक पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन फोर्स लगा रहे हैं, कंप्रेशन फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, अभी भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके टेंशन में भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अलोंगली बताएगा। तो यहाँ पे भी पिक्चर है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा। तो बॉडी तो कंप्रेस होंगे, लेकिन पूरा फिर भी रेसिस्ट करेगा। मतलब यहाँ पे जो कंप्रेशन फोर्स जो लगा रहे हैं, एफ बोल दीजिए, तो कंप्रेशन फोर्स, तो यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स क्या होगा, रेसिस्ट करेगा, कंप्रेशन फोर्स को रेसिस्ट करेगा, कंप्रेशन फोर्स को रेसिस्ट करेगा। मतलब यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स होंगे, कंप्रेशन फोर्स यहाँ पे होंगे। इन केस ऑफ फ्लूइड की बात किया जाए, इन केस ऑफ फ्लूइड में जब बात किया जाए, दो फ्लूइड पार्टिकल्स है, इसको जब आप कंप्रेस करेंगे, इसको भी कंप्रेस करेंगे, तो यहाँ भी फ्लूइड कंप्रेस होगा। लेकिन यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन सा आएगा पिक्चर में, ई। जो यहाँ पे पिक्चर में क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन द कंप्रेशन। लेकिन और यहाँ पे फ्लूइड के केस में क्या आएगा, बल्क मॉडुलस। जो बल्क मॉडुलस आएगा क्या होता है, के इक्वल टू रेट चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। क्या होता है, के इज डिफाइन, बल्क मॉडुलस डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, राइट, यही होता है ना। तो यहाँ पे के, यहाँ पे जो पिक्चर्स में आएंगे वो के आएंगे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि फ्लूइड कैन कंप्रेसिबल एंड सॉलिड कैन कंप्रेसिबल। यहाँ पे कंप्रेसर की कंडीशंस में दोनों होंगे। तो नोट कर सकते हैं, इन कंप्रेशन, इन कंप्रेशन, इन कंप्रेशन सॉलिड एंड फ्लूइड्स, solids and fluids can compress, fluids can resist, can resist, can resist compressive force। ये हम लोग रेसिस्ट करता है, कंप्रेसिव फोर्स को रेसिस्ट कर सकते हो, सॉलिड एज वेल एज फ्लूइड दोनों रेसिस्ट करता है। अब बात करते हैं सीयर के कंडीशंस में। अब हम लोग बात करेंगे सीयर के कंडीशन में। तो सीयरिंग क्या होता है, सीयरिंग में, सीयर के कंडीशंस में जैसे ही ब्लॉक पे हम सीयर फोर्स लगाते हैं, सीयर फोर्स कहने का मतलब क्या होगा, कुछ इस तरीके का एक फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, तो बॉडी क्या आ जाएगा हमारा, कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होना की कोशिश करेगा। ये हमारा सीयर फोर्स लगेगा, तो कुछ इस तरीके फॉर्मेशन होगा, और जो एंगल होंगे वो सीयर एंगल बोल सकते हो, फाई। जो जी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू एफ अपॉन फाई हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे पिक्चर में आएगा क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो सॉलिड कैन रेसिस्ट सीयर फोर्स, ये तो श्योर है। यहाँ पे बोल सकते हैं सॉलिड कैन, सॉलिड कैन रेसिस्ट, रेसिस्ट shear force, solid can resist shear force। बट इन केस ऑफ फ्लूइड में बात किया जाए, तो फ्लूइड में स्टैटिक कंडीशंस में shear force तो नहीं होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ डायनेमिक, इन केस ऑफ डायनेमिक, जब डायनेमिक आपका हो, मतलब फ्लूइड आपका मोशन में हो, तो पिक्चर में आता है shear stress। shear stress एक दूसरे लेयर के बीच में, एक दूसरे लेयर के बीच में क्या होगा, एक दूसरे लेयर के बीच में आपका जो विस्कोसिटी के कारण जो डेवलपमेंट हो गए, विस्कोसिटी के कारण जो रबिंग होगा, या विस्कोसिटी के कारण जो डेवलपमेंट होगा, उसमें यहाँ पे पिक्चर्स में क्या आएंगे, शियर स्ट्रेस डेवलपमेंट होंगे। ठीक है, तो इन केस ऑफ शियर के लिए बोल सकते हैं शियर स्ट्रेस डेवलप इन, शियर, शियर स्ट्रेस डेवलप इन डायनेमिक कंडीशन, शियर स्ट्रेस डेवलप इन डायनेमिक कंडीशंस, डेवलप इन
डायनेमिक कंडीशन। बस यही आपका क्वेश्चन था, नॉर्मल एक क्वेश्चन था, इसको हम लोग सॉल्व किए। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बी से। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी ही है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में पूछ रहा है एंड इट्स यूनिट के बारे में पूछ रहा है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसको बोलते हैं? तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज, काइनेमेटिक विस्कोसिटी लैंग्वेज लिख लेंगे आप लोग। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है हमारा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी। इसका यूनिट कैसे निकालेंगे? आप लोग निकालना चाहते हैं तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्टली निकाल दीजिए, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई से निकालिए यहाँ से, यहाँ से पुट करेंगे, म्यू इक्वल टू क्या होगा, टाउ अपॉन डी यू बाई डी वाई, टाउ अपॉन डी यू बाई डी वाई। तो टाउ का क्या बोलेंगे, स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टाउ को हम लोग बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको बोलेंगे मीटर पर सेकेंड और इनटू मीटर, ये बोलेंगे। अब यहाँ से कैसे जो कैंसिल आउट हो सके उसको बोल सकते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये किसका है, म्यू का, लेकिन हमें किसका चाहिए, न्यू का यूनिट चाहिए, तो इसको बोल सकते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और केजी का डेंसिटी का कितना होगा, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से बोल सकते हैं न्यूटन सेकंड पर न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसको बोल सकते हो न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर, क्योंकि ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होंगे, तो न्यूटन मीटर सेकंड पर केजी भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। या फिर दूसरा यूनिट आप बोल सकते हैं, इसको दूसरा यूनिट क्या बोल सकते हैं, न्यूटन न्यूटन न्यूटन, या फिर स्ट्रेस का यूनिट यहाँ पे इसको रहने देते हैं, स्ट्रेस का पास्कल्स में, पास को पास्कल्स रहने देते हैं, इसको ऐसा रहने देते हैं। स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, ये पास्कल होता है, इसको बोल सकते हैं पास्कल सेकेंड पर केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब बोल सकते हो, पास्कल मीटर क्यूब सेकंड पर केजी, ये यूनिट आप तरीके से निकाल सकते हो। ये बेसिकली स्ट्रोक इसको बोलते हैं ना, इसको स्ट्रोक बोलते हैं, या फिर इसको आप सीजीएस में ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट में आप ऐसा लिख सकते हैं जो हम लोग अभी कैलकुलेट किए, इसमें इसको लिखते हैं, यदि न्यूटन को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब केजी में, न्यूटन को हम लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू, और मीटर को एल और टाइम को टी अपॉन नीचे एम, तो एम से एम कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा, टी से टी को, तो एल स्क्वायर टी के पावर माइनस वन, एल स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड हमारा बेसिकली यूनिट हुआ, मीटर स्क्वायर पर सेकंड ये हमारा ऐसा यूनिट हुआ। अब इसी को यदि कोई बच्चा बोलता है नहीं सर ऐसा यूनिट नहीं, हमको सीजीएस यूनिट बताइए, तो सीजीएस यूनिट में क्या बोल सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर लीजिए कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हमारा क्या हो गया, सी जी एस यूनिट, ये हमारा क्या हो गया, सीजीएस यूनिट, ये हमारा आ गया ऐसा यूनिट। यदि इसको 1 सीजीएस यूनिट को कन्वर्ट करना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड में, तो क्या करना होगा, 10 की पावर 4, 10 की पावर माइनस 4 से हम मल्टीप्लीकेशंस करेंगे, यानी कि 1 मीटर क्यूब पर सेकंड इक्वल टू 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड सीजीएस यूनिट, ये दोनों आपका बराबर होंगे, राइट, ये दोनों बराबर होंगे। इस तरह इसी वर्ड को बोलते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को, एक दूसरे एक साइंटिस्ट जो फाइंड आउट किए थे उसको बोलते हैं जो स्ट्रोक साहब थे, उन्होंने अपने नाम पे इसको एक नेमिंग कर दिया, स्ट्रोक। तो सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज नोन एज स्ट्रोक विच इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस 4, 10 के पावर माइनस 10 के पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो समझ में आया कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का ये तो ठीक है आप कैलकुलेट किए, स्ट्रोक इक्वल टू 10 के पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट हुआ। ठीक है, इसी तरह से इसके यूनिट्स एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में हो गया, डिफाइन एज दोनों फ्लूइड का प्रॉपर्टी है, आप बोल सकते हैं विस्कोसिटी डिफाइन एज द डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी, ये बेसिकली फ्लोएबिलिटी वगैरह को मेजर करता है कि
हेमनेस वगैरह होंगी, उसके हिसाब से इसके बारे में बताएँगे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का सी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सी जो है हमारा, ट्यूब इज मेड अप ऑफ 2 कैपिलरीज ऑफ बोर्स ऑफ 1.2 मीटर। देखो ये क्वेश्चंस में ये डायमीटर में ये पॉइंट है बाबू, ये पॉइंट है 1.2 मीटर डायमीटर एंड 2.4 मीटर respectively. A tube is held vertically and partially filled with the liquid of surface tension 0. अच्छा 0.06 Newton meter at zero contact angle. It if the estimated difference in the level of two meniscus is 15 determine the mass density of the liquid. Determine the mass density of the liquid इसके बारे में पूछना चाह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा कि वो ट्यूब यूट्यूब मेड टू कैपिलरीज ऑफ बोर। देखिएगा यहाँ पर हम एक थोड़ा-सा डायग्राम एक बना लें, थोड़ा-सा चीज़ें विजुअलिटी क्लियर हो जाएगा। यूट्यूब इज मेड अप टू कैपिलरीज ऑफ बोर ऑफ 1.2 डायमीटर, मतलब D1 जो हमारा है, D1 की वैल्यू कितना है 1.2 एंड जो D2 है हमारा वो उसकी वैल्यू कितना है 2.4 राइट। ये 2.4 रेस्पेक्टिवली। द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली एंड पार्शियली फिल्ड विथ लिक्विड of the surface tension sigma equal to 0.06 Newton per meter and contact angle 0 theta equal to 0 degree if the estimated difference in the level of two meniscus is 15 cm, मतलब h1 और h2 का डिफरेंस जो हमारा आया वो 15 mm है। डिटरमाइन द मास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये जो डिफरेंस है mm में बता रहा है h1 माइनस h2 इक्वल टू कितना है 15 बता रहा है। तो यहाँ पे एक बात बताइए, यहाँ पे एक कैपिलरी ट्यूब होंगे, एक कैपिलरी ट्यूब है जिसके डायमीटर्स एक का 1.2 डायमीटर 1.2 है और दूसरा का 2.4 है, राइट। 2.4 है तो H1 जो रिलेशन निकाले हैं H1 इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा बाई रो जी D1, H1 इक्वल टू दिस एंड H2 इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा बाई रो जी D2। बेसिकली देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि एक फिगर है, उसमें 2 कैपिलरी, एक कैपिलरी डालें जिसका डायमीटर 1.2 है, उसमें H1 हाइट आया। दूसरा में H 2.4 का डालें, उसमें H2 हाइट आया। अब ये दोनों का डिफरेंस जो है हमारा 1.15 है, तो हमें फाइंड आउट कीजिए कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो लिक्विड है आपका कैपिलरी एक्शंस में, उसका क्या डेंसिटी है, इसकी वैल्यू हमें बताना है, या कंटेनर में या फिर कैपिलरी ट्यूब में जो डेंसिटी है, उसकी वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि H1 माइनस H2 इक्वल टू 15 तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 सिग्मा cos थीटा। यदि जीरो पुट करना ही है तो कोई मतलब बनता नहीं है, cos 4 सिग्मा यदि हम पुट करें 4 सिग्मा cos जीरो की वैल्यू जीरो ही रहना है, cos जीरो की वैल्यू जीरो रहना है, तो 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन D1 माइनस ऑफ 4 सिग्मा cos थीटा बाई रो जी D1 ना, रो जी D2। अब देखो cos जीरो डायरेक्टली पुट कर देते हैं यहाँ पे 4 सिग्मा cos जीरो 1 रहेगा, cos जीरो कोई मतलब नहीं बनेगा। रो दोनों में सेम होना है, दोनों फ्लूइड के लिए सेम होना है, रो दोनों में सेम है, रो जी और D1 माइनस 4 सिग्मा रो जी D2 यही होगा। यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, 4 सिग्मा अपॉन रो जी कॉमन निकाल देते हैं, रो जी कॉमन निकाल देते हैं, क्या होगा 1 अपॉन D1 माइनस ऑफ 1 अपॉन D2, 1 अपॉन D1 माइनस 1 अपॉन D2, 4 सिग्मा अपॉन रो जी, 4 सिग्मा अपॉन रो जी 1 बाई D1 माइनस 1 बाई D2, राइट, 1 बाई D1 माइनस 1 बाई D2। अब देखिए यहाँ पे H1 बाई H2 के डिफरेंस जो दिया हुआ हमारा, किसमें दिया हुआ है, सारा डेटा क्या है D1 और D2 क्या है, सारा mm में है, ठीक है। तो सारा mm में है तो देखिएगा यहाँ पे H1 माइनस H2 इक्वल टू कितना आया 4 सिग्मा बाई रो जी 1 अपॉन D1 माइनस 1 अपॉन D2। रो जी ये हमारा कितना है 15 15 इंटू 15 में ही रहने देते हैं इसको, इंटू कितना रो इंटू जी, रो कितना है हमारा, डेंसिटी हमें नहीं पता, रो हमें फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 होगा
और 4 सिग्मा की वैल्यू कितना होगा? सिग्मा की वैल्यू देखिए 0 पॉइंट कितना देखो 0.06 है ना? 0.06 और डायमीटर जो हम लोग देखे थे इनिशियल स्टेज में कितना था? शुरू में 1.2 और दूसरे में 2.4 चेक कर लीजिए 1.2 एंड 2.4 है 1.2 एंड 2.4 तो 1.2 माइनस 1 2.4 राइट? इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग अब सॉर्ट आउट करेंगे। इसको सॉल्व कीजिए फास्ट सॉल्व करेंगे। कैसे होगा सॉल्व? यहाँ से रो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इजीली कैलकुलेटर में डालिए सॉल्व कर लीजिए इसको 4 इंटू 0.06 अपॉन 15 इंटू 9.81 इंटू 2.4 माइनस 1.2 मीन्स 1.2 बचेगा ऊपर में और 1.2 इंटू 2.4 होगा। इसको कैलकुलेट कैंसिल आउट इसको सॉल्व कर लीजिए फास्ट सॉल्व करके वैल्यू बताइए कितना होगा कैलकुलेटर से बिना कैलकुलेटर का सॉल्व करें यदि डेसिमल हटाते हैं ये हट जाएगा और कितना हो जाएगा ऊपर में 6×24 इधर हो जाएगा हमारा 6×24.4 ये हो गया ठीक है 0.4 एक डेसिमल यदि यहाँ से हटाते हैं यहाँ से इसको हटाते हैं ये पॉइंट आ गया तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट ऊपर में बचेगा 1.1 अपॉन 15 इंटू 98.1 ये हमारा फ्लूइड का डेंसिटी यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। अब देखो चीजें क्या हो रही है अब देखिएगा यहाँ पर जो डेंसिटी मल्टीप्लाई हम लोग जो किए यहाँ पे जो डेंसिटी फाइंड आउट किए सब सारा टर्म्स एमएम में था सारा टर्म्स एमएम में था उसके हिसाब से हम लोग डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो यदि हम लोग एमएम को कन्वर्ट कर लें एसआई यूनिट में तो हम लोग देखते हैं कि कितना टर्म्स आ रहा है एमएम को यदि कन्वर्ट कर लें केजी पर मीटर क्यूब में चाहिए ना तो केजी पर ये अभी क्या है एमएम में फाइंड आउट किए हैं एमएम में फाइंड आउट किए हैं तो ये मिलीमीटर में देगा इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसमें इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लें यदि एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 15 10 के पावर -3 नीचे आ जाएगा ठीक है यदि करते हैं हम लोग 10 के पावर -3 और यहाँ पे 10 के पावर -6 और ऊपर में आ जाएगा 10 के पावर -3 तो इट मीन्स यहाँ पे 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई होंगे 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई होंगे तो इसमें सॉल्व कीजिए फास्ट यदि इसको सॉल्व करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट 1500 के लमसम में आएगा तो 1000 को 1500 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट जो आप कैलकुलेटर में पुट करके देख लीजिए कैलकुलेटर में पुट कीजिए 10 के पावर 6 अपॉन 15 इंटू 98.1 इसको सॉल्व कीजिए फास्ट सॉल्व करके वैल्यू बताइए कितना आ रहा है कैलकुलेटर में वैल्यू डालिए कितना आ रहा है 15 सॉरी भागा 98.1 भागा 15 679.57 679.57 केजी पर मीटर क्यूब अब बोली पूछिए सर ऐसा क्यों किए सर आप देखिए बाबू ऐसा क्यों किए क्योंकि ये सारा टर्म्स अभी एमएम में यूज कर रहे थे एमएम में तो यहाँ पे देखो ये 15 था तो 15 इंटू 10 के पावर -3 इसको ऐसा इनमें कन्वर्ट करते हैं 15 इंटू 10 के पावर -3 लिखेंगे यहाँ पे 1.2 इंटू 2.4 एमएम में है तो ये कितना जाएगा 2.1.2 और 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस कितना 6 और 1.2 है 10 के पावर -3 तो 10 के पावर -3 10 के पावर -3 कैंसिल आउट यहाँ पे 10 के पावर -6 बचा ये ऊपर चला गया इसको सॉल्व भी किए तो ये हमारा आया 679.57 किलो न्यूटन केजी पर मीटर क्यूब हमारा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया ठीक है अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है ये एक काम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 7 तक कर लेंगे फिर उसके बाद ये 6 तक करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट पार्ट करेंगे चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं देखिए द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ विस्कस फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट इज गिवन बाय u equal to 4y minus of y square where u is the velocity in meter per second and distance of y meter normal to the plate if the dynamic viscosity of the fluid is 1.6 newton second per meter square एंड shear स्ट्रेस एट y इक्वल टू 0 एंड 0.1 पे पूछ रहा है shear स्ट्रेस की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है राइट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक इक्वेशंस दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4y माइनस ऑफ वाई स्क्वायर ये हमारा क्वेश्चन है
इसमें ये पूछना चाह रहा है कि जो वेलोसिटी है वो किस में दिया हुआ है? मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है? एंड डिस्टेंस ऑफ y मीटर नॉर्मल टू द प्लेट इफ द डायनामिक विस्कोसिटी जो हमारा है म्यू की वैल्यू वो हमारा 1.6 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर एंड शियर स्ट्रेस एट y टाउ पूछना चाह रहा है टाउ एट y इक्वल टू 0 एंड टाउ एट y इक्वल टू 0.1 पे ये हमसे पूछना चाह रहा है y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0.1 पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो हम लोग जानते हैं शियर स्ट्रेस क्या होता है। शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू होता है म्यू ड्यू बाई dy म्यू ड्यू बाई dy सो म्यू इक्वल टू 1.6 हम लोग जानते हैं, लेकिन ड्यू बाई dy यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना होगा। सो हम लोग निकालेंगे ड्यू अपॉन dy क्योंकि y के टर्म्स में था इसलिए हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ा। तो dy फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 2y 4 माइनस ऑफ 2y 4 माइनस ऑफ 2y ये हमारा क्या हुआ dy। तो इसमें पुट करेंगे म्यू की वैल्यू कितना होगा, म्यू की वैल्यू हमारा है 1.6 और dy कितना होगा 4 माइनस ऑफ 2y। इसको सॉल्व कीजिए 1.6 इंटू 4 माइनस 2y। अब यहाँ पे ये शियर स्ट्रेस आया। अब शियर स्ट्रेस हमसे पूछना चाह रहा है शियर स्ट्रेस कब पे, एट y इक्वल टू 0 पे, एट y इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे 1.6 इंटू 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0, 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0। इसको सॉल्व कीजिए तो 16 पच्चे कितना होता है 16 इंटू 4 कितना 32 43 64 6.4, यानी कि ये जो हमारा आएगा कितना सिंपली 6.4 स्ट्रेस है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ फाइनल आंसर होगा, ठीक है 6.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली टाउ टाउ एट y इक्वल टू 0.1 पे हमें फाइंड आउट करना है। कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 4 इंटू माइनस 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0.1 तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 4 माइनस 0.2 4 माइनस 0.2 सो 1.6 इंटू कितना हो जाएगा 3.8 3.8। इसको सिंप्लीफाई कीजिए 1.6 इंटू 3.8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 3.8 करते हैं तो कितना आ रहा 6.08 आ रहा है। ये हमारा 6.08 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग कई बार किए भी होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत इजी, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी था, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी था, आराम से कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कम से कम 70 में 70 एकदम फिक्स लाइए। तो कोशिश कीजिए, पूरा एफर्ट लगाना होगा बाबू, एकदम पूरी तरह से करना होगा, ठीक है। यहाँ से 6.08 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर समझ में आया। यहाँ तक कुछ नहीं था, बेसिकली यू का इक्वेशंस दिया हुआ था, वहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, हम लोग कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। देखिए आप लोग के यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस यार बहुत ही डल, मतलब लाइक क्या बोले कि जो डायग्राम देता है ना, अजीब सा डायग्राम देता है, प्रॉपर्ली विजिबल नहीं रहता, मजा नहीं आता यार कि मतलब प्रॉपर्ली हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। लेकिन फिर भी दिमाग लगाने के बाद पता चलता है कि इसका डेंसिटी क्या है, इसका क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, 3 का बी लिखा हुआ है हमारा, डिटरमाइन द गेज प्रेशर एट अ पॉइंट सोन इन फिगर। ये जो फिगर है इसमें शो किया हुआ है, इफ द लिक्विड हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.75 एंड लिक्विड बी हैज, ए लिक्विड है और बी लिक्विड है। देखो ये ए लिक्विड है, यहाँ पे जो ए लिक्विड है, ए लिक्विड जिसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए इक्वल टू कितना है 0.75, ये हमारा ए लिक्विड है, ठीक है। एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड बी, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड बी जो है, ये बी लिक्विड है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बी जो लिक्विड है इसके कितना दिया 1.2 है। द लिक्विड सराउंडिंग पॉइंट ए इज वाटर, द पॉइंट ए इज वाटर, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पर ये जो लिक्विड है इसमें जो वाटर है, लिक्विड कौन सा वाटर, वाटर है, इसके अंदर कौन सा लिक्विड है पानी H2O, मतलब इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा 1 होगा, H2 1, H2O मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होगा, ठीक है। एंड टैंक ऑन द लेफ्ट टू ओपन टू द एटमोस्फेयर, ये हमारा ओपन टू द एटमोस्फेयर है जो कि फ्री है।
और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ये हमारा 0.9 दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है हमारा 0.9 मीटर में दिया हुआ है और ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ये 0.4 दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ये हमारा दिया हुआ 0.25 दिया हुआ लिक्विड ए है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिटरमाइन द गेज प्रेशर एट पॉइंट ए। ए पे गेज प्रेशर कितना होगा इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो गेज प्रेशर जैसे ही हमें फाइंड आउट करना है, गेज प्रेशर जैसे ही फाइंड आउट करना है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग 0 ट्रीट करके आगे बढ़ेंगे। यदि यहाँ से 0 करते हैं तो नीचे जाएँगे तो पहले प्रेशर बढ़ेगा, फिर यहाँ से गए ऊपर गए प्रेशर घटेगा, घटेगा, फिर इस तरीके से जो फाइंड आउट पहुँचेंगे वो हमारा गेज प्रेशर की वैल्यू बता देगा, राइट? यही करेंगे ना, हम लोग क्या करते थे, देखो इस तरह के क्वेश्चन तो एकदम 100 पे 10% आएँगे। 110%। तो जो बोलना चाह रहा है, यदि एब्सोल्यूट प्रेशर बोलता है यहाँ पे, एक एब्सोल्यूट प्रेशर बोलता है, फिर भी हम लोग गेज प्रेशर से यहाँ का प्रेशर 0 मानते फिर लेकर चलते और लास्टली में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देंगे, तो एब्सोल्यूट प्रेशर निकल जाएगा। एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल प्रेशर जो गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करेंगे, यही करेंगे ना? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर ऐड करेंगे, यही करते हैं हम लोग टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए। एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर को ऐड करके सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग या तो इसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है और यहाँ का हमको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहाँ से पता है वहां से हम लोग चलते हैं, वहां से चलते हैं। यदि इस फ्लूइड में यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो क्या करेंगे, नीचे से ऊपर से नीचे तरफ फील करेंगे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर ऊपर से आ रहा है, नीचे से की तरफ प्रेशर बढ़ रहा है। फिर हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर सेम रहना है, आराम से मस्त रहेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक गए, कोई और फ्लूइड था, यहाँ से यहाँ गए, कोई और फ्लूइड है, तो यहाँ से यहाँ तक गए, प्रेशर और कमेगा। फिर यहाँ से यहाँ गए, प्रेशर थोड़ा कमा, फिर थोड़ा-सा बढ़ा, फिर यहाँ से फिर यहाँ पहुँचे। तो ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है कि किस टर्म्स में कितना आएगा, इसके बारे में हमें इसका इक्वेशंस लिखना होगा। इसका इक्वेशन लिखना सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये लिक्विड बी है, इसका डेंसिटी रो बी अभी हम कंसीडर करते हैं, इसको रो बी मानेंगे और रो ए मानेंगे, ए वाले के लिए रो ए मानेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बी से। तो देखिएगा डेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, रो बी एच, यदि यहाँ का डेंसिटी हम लोग लिखें रो बी जी इंटू 0.9 करेंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यदि एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग 0 मानते हैं, तो यहाँ का जो प्रेशर देगा वो हमारा गेज प्रेशर देगा, राइट? यहाँ का प्रेशर हमको गेज प्रेशर देगा। तो स्टार्ट करते हैं बाबू हम लोग यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं डेंसिटी ऑफ बी, रो बी जी इंटू एच। एच की वैल्यू कितना, 0.9। एच की वैल्यू कितना, 0.9। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आ गए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेवल में यहाँ से यहाँ तक तो आ गए, अब हॉरिजॉन्टल लेवल में यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, प्रेशर में कोई चेंजेज नहीं होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाइएगा प्रेशर में चेंजेज होगा। और यहाँ से यहाँ का हाइट कितना है, 0.4, यानी कि अब प्रेशर क्या होगा, निगेटिव में होगा। निगेटिव में जाएंगे मतलब ऊपर में जब बढ़ेंगे तो निगेटिव में माइनस ऑफ रो बी जी इंटू कितना, 0.4 इंटू 0.4। यहाँ से यहाँ तक आ गए, यहाँ तक निगेटिव, फिर यहाँ से यहाँ तक गए। देखो अब यहाँ से कहाँ तक जाते हैं, यदि यहाँ से हम लोग यहाँ पहुंच जाएं, यहाँ से यहाँ पहुंच जाते हैं और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक तो सेम फ्लूइड है, तो ये एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे कोई मतलब नहीं बनेगा। तो सिर्फ यहाँ से हम लोग यहाँ जाते हैं और डायरेक्टली फिर यहाँ पे छलांग मार देंगे, क्योंकि यहाँ का दोनों का प्रेशर सेम होगा, क्योंकि फ्लूइड सेम है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो फ्लूइड है इसमें डेंसिटी कौन सा है, यहाँ पे जो डेंसिटी यूज हो रहा है रो ए है, रो ए है। तो यहाँ से ऊपर जाइएगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस ऑफ रो ए जी और ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस कितना दिया, 0.25 इंटू 0.25। कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए। अब हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, अब यहाँ से फिर नीचे आना है तो प्लस प्लस क्या करेंगे, कितना हाइट कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है बताइए, ये डिस्टेंस कितना होगा टोटल, ये टोटल डिस्टेंस होगा हमारा, हाँ, ये डिस्टेंस टोटल 0.125 दिए हुए, 0.125। तो प्लस रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 0.125 इक्वल टू पी ए। पी ए जो पी ए स्मॉल पी ए, ये हमारा क्या देगा, गेज प्रेशर। यदि इसी में पूछता एब्सोल्यूट प्रेशर तो यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऐड हो जाएगा, तो वो पी ए जो देगा वो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। क्लियर है?
समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, चलो फिर से समझा रहे हैं। कुछ नहीं करना, यहाँ से गए, नीचे यहाँ तक गए, प्रेशर बढ़ा, यहाँ तक प्रेशर बढ़ा, हॉरिजॉन्टल लेवल में सेम प्रेशर, यहाँ तक हॉरिजॉन्टल लेवल में सेम प्रेशर, यहाँ पे कौन लिक्विड बी है, यहाँ से ऊपर गए तो रो बी जी इंटू 0.4, ये ऊपर में माइनस नीचे में प्लस लिए हैं तो ऊपर में माइनस हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन फ्लूइड कौन सा है, रो डेंसिटी ए है तो रो ए जी 0.25 यहाँ तक गए, और ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में फ्लूइड सेम, यहाँ से यहाँ तक गए फ्लूइड सेम रहना है, कोई चेंजेज नहीं है। फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे, रो बी डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 0.125 इक्वल टू पी ए इक्वल टू प्रेशर एट ए। यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू बताइए, ठीक फास्ट सॉल्व करके वैल्यू बताइए फास्ट। देखिएगा यहाँ पे पूरे टर्म्स को लिख रहे हैं, रो बी जी कॉमन इसको निकाल दें, एक में शुरू में प्लस 0.9 था, फिर माइनस 0.4 हुआ, चेक कर लीजिए, प्लस 0.49 था माइनस 0.4 हो गया, उसके बाद रो ए जी है ना, उसके बाद है प्लस प्लस रो प्लस नहीं होगा, माइनस में होगा, माइनस रो ए जी 0.25 माइनस रो ए जी 0 पॉइंट कितना है, 0.25 ना, 0.25 प्लस रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू कितना 0.125 0.125 इक्वल टू प्रेशर एट ए। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, राइट। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट, कैलकुलेटर में फीड कीजिए, वैल्यू बता दीजिए। डेंसिटी ऑफ वाटर बी कितना हो जाएगा, बी का जो दिया हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है और ए का दिया हुआ है 0.75 है, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर यदि हम लोग निकालना चाहें यहाँ से पूरा वैल्यू लिखने तो 1.2 है ना, तो 1200 सीधे लिख देते हैं, 1200 गुना 9.81 इंटू ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा कितना, डेंसिटी 7 पॉइंट कितना था 0.75 है ना, 0.75 मतलब ये 750 हो जाएगा, मतलब माइनस 750 इंटू 9.81 इंटू 0.25 और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.125 इक्वल टू पी ए। बताइए इसका वैल्यू, बताइए पी ए की वैल्यू कैलकुलेटर में डालिए और वैल्यू बताइए फास्ट, कैलकुलेटर में डालिए, सॉल्व करके वैल्यू बताइए कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए फास्ट, कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है ये वैल्यू, 1200 इंटू 9.81, 750 इंटू 9.81 इंटू 0.25 प्लस 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.125 इक्वल टू आ रहा है 5727, ये आ रहा है 5 पॉइंट, एक सेकेंड, 1209.81 इंटू 0.5 माइनस 750 इंटू 9.81 इंटू 0.25 प्लस 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.125, ये आ रहा है 5 पॉइंट, इसको बोल सकते हो 5272.87 पास्कल, ठीक है। इसके बाद 5.272 किलो पास्कल आप बोल सकते हैं फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। देख लिए कैलकुलेशन आप लोग एक बार जरूर चेक करेंगे, यदि कोई गलती हो तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है ना। और बाकी होपफुली सब कुछ सही है, कोई कंफ्यूजन है तो जरूर बताएंगे, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन हो, किसी तरह का कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। एक सेकंड मैं एक बार चेक कर लूँ फिर से यहाँ तक 0.25 हम लोग कंसिडर किए हैं, 0.25 ठीक है, 0.25 ये था 0. अच्छा बाबू एक चीज हम लोग गलती किए हैं, ये 0.125 जो है ना, 0.125 बस इतना है, बस ये इतनी सा डिस्टेंस है, वो है हमारा 0.125, ठीक है। इतना सारा डिस्टेंस है जो 1.25 है, और ये पूरा डिस्टेंस है कितना 0.25 प्लस 0.125 होगा, न कि ये इतना होगा 0.25 प्लस 0.125 होंगे। ये यहाँ से हमारा थोड़ा सा एरर हमें फेल हो रहा है,
देखिए ये फ़ील हो रहा है क्या? ये है ही, यहाँ पे कितना होगा 0.25 एंड 0.15 क्योंकि आंसर जो हम लोग चेक कर पा रहे हैं, वो हमारा शायद 4 पॉइंट समथिंग आया था। तो हम लोग जो ये जो लिखे ना, यहाँ तक अभी तक हम लोग कहाँ पे आए थे? हम लोग आए थे यहाँ पर। हम लोग को यहाँ से यहाँ आना है ना, हम लोग को यहाँ से यहाँ आना है, तो 0.25 प्लस 0.125 होगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक वर्ड लिखे 0.25 प्लस 0.25 और ऐड करना होगा इसमें। 0.25 ऐड करेंगे, तो मतलब इसमें 0 पॉइंट प्लस 0.25 इसमें ऐड करोगे, तो ये हमारा होगा, इसमें ऐड करोगे 0.25 ऐड करोगे, तो ये कितना 0.25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.375 ये हो जाएगा हमारा 0.375 यहाँ से आ जाएगा 0.375 ये हो जाएगा 0.375 इसको अब सॉल्व करके वैल्यू बताइए। अब यहाँ से ये जो आंसर आएगा कुछ और आएगा, ठीक है? ये कैलकुलेशन एरर है, वहाँ पे ये पता नहीं चल पा रहा था डायग्राम प्रॉपर्ली जो है ना आपके डायग्राम प्रॉपर्ली विजिबल क्योंकि ये डिस्टेंस 0.25 दिया हुआ है, ये डिस्टेंस 0.125 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक आए हैं ना, तो ये डिस्टेंस लेंगे ना 0.25 प्लस 0.125 ये दोनों कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है? समझ पा रहे हैं ना? ये एरर कहाँ पे है? ये डायग्राम हम लोग कलेक्शन करने में लिए हैं। तो इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए 0.375 तो सॉल्व करेंगे तो अब कितना आएगा? 0.375 एक सेकंड 0.81 इंटू 0.375 इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है हमारा कुछ और आ जा रहा है प्लस में हम लोग कर रहे हैं तो आ जा रहा है 1200 इंटू 9.81 इंटू 0.5 माइनस 750 इंटू 9.81 0.25 प्लस 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.375 7725 करके आ रहा है वो 7725 करके जो आंसर आ रहा है यही आंसर होंगे एक बार चेक कर लीजिएगा 7725 77 7725 कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक करेंगे 7725.375 पास्कल ठीक है इसको किलो पास्कल में लिखोगे तो 7.725 किलो पास्कल ठीक है यहाँ तक सारी चीजें ओके है सारी चीजें ओके है ना चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए कैलकुलेशंस मेरा मतलब सब कुछ लिखा हुआ मेरा सही है। इसके बाद कैलकुलेशन एक बार ज़रूर चेक करेंगे। कैलकुलेशन एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है? और बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है? सिंपली देखो हम लोग चले थे कहाँ से? यहाँ से चले थे, यहाँ से चले थे, यहाँ पे आगे पहले पहुँचे, हॉरिज़ॉन्टल लेवल पे सेम रहा, फिर ये घटा, तो हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट किए, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा फ्लूइड हुआ, तो वो सब्ट्रैक्ट किए, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गए दोनों सेम और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कुछ और है। वो क्या डिस्टेंस है? 0.125 एंड 0.25 डायग्राम थोड़ा ज़रूरी है अच्छा होना, अदरवाइज़ डायग्राम अच्छा नहीं रहेगा, तो गलती होंगे ही होंगे, ठीक है? हम लोग नेक्स्ट टाइम से क्या करते हैं डायग्राम अच्छा कहीं और से हम लोग निकालते हैं या फिर जो क्वेश्चन है उसका हम एक स्केच हम लोग बना देते हैं हैंड से एक स्केच बना देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो एटलीस्ट जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको दिक्कत ना हो तो हम डायग्राम प्रॉपरली विजुअल अच्छा डायग्राम बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम एज्यूम कर पा रहे हैं कि ये 0.09 लिखा हुआ है ये आपको दिख रहा है वेल एंड गुड नहीं दिखा तो ये यहाँ पे लिखा हुआ 0.9 लिखा हुआ है इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशंस किए अभी हम लोग का जैसे छूटा यहाँ पे 0.125 पे कैलकुलेशंस किए लेकिन हालाँकि ये डिस्टेंस ये दिया हुआ है 0.25 ये डिस्टेंस 0.25 दिया हुआ है, ये डिस्टेंस 0.125 दिया हुआ है। इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके फाइनल आंसर कैलकुलेट किए, ठीक है? चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक काम करते हैं सेकंड पार्ट में हम लोग इसको कंसीडर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 9 तक एक अनदर वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। अदरवाइज़ वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा लेंथ बड़ा हो जाएगा, आप लोग को ही प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 9 तक दूसरे पार्ट में डिस्कस करते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एंड टेक केयर।